अच्छा, तो ये चैप्टर नंबर 28 है। इसके अंदर ना रीनल की ट्यूब्यूल्स और सारी जितना भी नेफ्रॉन है उसके अंदर जितनी भी ट्यूब्यूल्स हैं उनकी एक्सक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन के बारे में बताया गया। सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रख लेना पहले पेज के ऊपर। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि बाकी इधर बेसिक बेसिक बातें लिखी हुई हैं कि यूरिया और क्रेटिनिन सबसे कम रीअब्सॉर्ब होते हैं, बाकी मैक्सिमम ये एक्सक्रीट ही होते हैं। बाकी मतलब ये हाईली सेलेक्टिव होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो कि यूरिन की कंसंट्रेशन को मतलब डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड करना है और उसके मुताबिक बॉडी की कंडीशन के मुताबिक उसको फॉर्म करना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको समझने वाली बात है। बाकी सारे चैप्टर इसी के ऊपर बेस करते हैं कि ये वाला जो सारा हिस्सा है ना, सारा ये पेज के इधर वाला ये सारा ल्यूमेन है, नेफ्रॉन का ल्यूमेन, नेफ्रॉन के अंदर जो भी उसका हिस्सा है ना नेफ्रॉन का ल्यूमेन, और ये वाले जो सेल है ना, ये नेफ्रॉन की जो सेल वॉल है ना, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला बीच वाला डब्बा, ये नेफ्रॉन की जो सेल वॉल है ना, ट्यूब्यूल्स की जो भी जिस भी ट्यूब्यूल्स को हम पढ़ रहे हैं ना, फर्ज करें अगर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को पढ़ रहे हैं तो ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के सेल्स हैं। एक इधर होगा, एक इधर होगा, मतलब दरमियान में ल्यूमिन होगा। तो वो उधर वाला भी हम ये देख रहे हैं, ये सिर्फ एक साइड है, दरमियान में इधर ल्यूमिन है और इसके बाहर पड़ा हुआ है पहले तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड पड़ा है ना किडनी का, जो भी किडनी का और उधर इधर दरमियान में सारी फैली हुई हैं वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो यहाँ से जो भी चीज़ निकलनी है उसने पहले सबसे पहले ल्यूमिन से वो इन सेल में आएगी, सेल से बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में रीअब्सॉर्ब हो जाएगी, बॉडी के अंदर वापस चली जाएगी। अगर हमने रीअब्सॉर्ब करना है, ये दो तरह के तरीके से होती है। एक तो पैरासेलुलर पाथवे के सेल्स के दरमियान में जो भी सेल सारी वॉल बनी हुई है ना, उसके अंदर जो सेल्स जुड़े हुए हैं उनके दरमियान में जो जगह है उसको पैरासेलुलर वे कहते हैं, जो रास्ता है। और दूसरा है ट्रांससेलुलर, सेल के अंदर भी पोर्स होते हैं जिनको मैक्रोपोरेंस वगैरह वगैरह कहते हैं, तो उनके अंदर से भी जो आगे रीअब्सॉर्ब हो जाएगा ना, वो ट्रांससेलुलर पाथवे। बाकी अगर हम सोडियम की मेन बात करें तो सोडियम दोनों तरीके से एब्जॉर्ब होता है, पैरासेलुलर पाथवे से भी ट्रांससेलुलर पाथवे से भी। और मेनली जो एब्जॉर्ब होता है ना, रीअब्सॉर्ब होता है एटीपी की मदद से। तो सोडियम एटीपीएस पंप्स जो होते हैं ना, वो हमारे पास होते हैं जिनकी मदद से वो रीअब्सॉर्ब होता है। अगर हम हाँ, और एक और बात, ये इधर ब्रश लाइक बॉर्डर होता है, जाहिर सी बात है वो मतलब सारी सरफेस को ज़्यादा है, उसका सरफेस एरिया बढ़ा देगा, ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो पाएगी। उसके बाद यहाँ पे दोबारा एटीपी की मदद से सोडियम वापस बाहर निकल रहा है, जो कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ने वापस रीअब्सॉर्ब करना है। अब सोडियम को इसके अंदर रखने का मतलब ल्यूमेन से अंदर रीअब्सॉर्ब करने का क्या वजूहात हैं, वो वजूहात ये हैं कि एक तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, एक तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ना उसके अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। तो जो एक तो वो वजह होगी जिसकी वजह से सोडियम बार-बार बाहर ज़्यादा होने की वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट डेवलप होता है, ज़्यादा सोडियम अंदर चला जाता है बाहर, क्योंकि सोडियम ज़्यादा था इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, सेल के अंदर चला जाता है। दूसरी ये वजह कि सेल जो है ना अंदर से नेगेटिवली चार्ज होते हैं और सोडियम पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये भी एक वजह जिसकी वजह से सोडियम अंदर चला जाता है। अब सोडियम जो बार-बार सेल के अंदर जा रहे हैं तो हम इसका ढेर सारा फ़ायदा भी उठाते हैं इसके साथ-साथ, कि अब तुम जा ही रहे हो तो तुम और भी चीज़ें लेते रहो। तो सोडियम के साथ को ट्रांसपोर्ट और एक सोडियम की अपनी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, लेकिन सोडियम के साथ को ट्रांसपोर्ट वगैरह करके हम दूसरी चीज़ें भी अंदर भेज सकते हैं, जिनमें कि ग्लूकोज़ एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके 2 को ट्रांसपोर्टर्स हैं, एसजीएलटी2, एसजीएलटी1। एसजीएलटी2 जो है ना वो 90% रीअब्ज़ॉर्प्शन कराता है ग्लूकोज़ की, और एस बाकी जितनी भी 10% बची है वो 1 वाला कराता है। और इसी तरह ग्लूट 1 और ग्लूट 2 भी ग्लूकोज़ के ट्रांसपोर्टर है। और ये वाली डायग्राम में ये बताया हुआ भी है कि ये ग्लूकोज़ सोडियम अंदर जा रहा है, तो ग्लूकोज़ उसकी मदद से अंदर सोडियम के अंदर रीअब्ज़ॉर्ब सेल के अंदर दोबारा रीअब्ज़ॉर्ब हो रहा है। बाकी इसके साथ-साथ अमीनो एसिड भी मतलब को ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सेकेंडरी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और को ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ग्लूकोज़ की तरह इसके साथ अंदर चले जाते हैं सोडियम। मतलब हम सोडियम का फ़ायदा उठाते हैं एक तरह से, कि तुम अंदर जा ही रहे हो तो मतलब इन चीज़ों को भी साथ ले जाओ, जो हमने रीअब्ज़ॉर्ब करानी है। मतलब हम ये नहीं चाहते ग्लूकोज़ और अमीनो एसिड हमारे यूरिन के अंदर वेस्ट होते रहे, तो वो हमने रीअब्ज़ॉर्ब करना है, तो सोडियम से हम मदद लेते हैं। इसके अलावा वैसे तो प्रोटीन्स रीअब्ज़ॉर्ब मतलब वैसे तो प्रोटीन्स आती नहीं है जीएफआर के अंदर, लेकिन अगर आ जाएँ तो वो पिनोसाइटोसिस की मदद से दोबारा वो जो ब्रश बॉर्डर है उसके अंदर मतलब इन्वेजिनेशन होती है अंदर वाली साइड पे, तो वो रीअब्ज़ॉर्ब हो जाता है। फिर अमीनो एसिड में ब्रेकडाउन होता है, ये वो इधर लिखा हुआ है, और फिर वो दोबारा ब्लड के अंदर रीअब्ज़ॉर्ब हो जाता है। उसके बाद एक ये लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम क्या होती है। एक सब्सटेंस है, अगर उसकी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम ये है कि वो यूरिन के अंदर कितना एक्सक्रीट हो सकता है। अगर उसकी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम तकरीबन 7 है ना, तो 3 होगा, अगर 3 आ रहा होगा तो वो भी पूरा अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, 4 आ रहा होगा वो भी पूरा अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, लेकिन अगर 10 आ रहा होगा तब भी 7 ही अब्ज़ॉर्ब होगा, 3 जो है ना वो बच जाएगा, वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाएगा, वो रीअब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल 3 उसके बाद फिर 3 चीज़ें हैं जो कि सोडियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट को जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडिएंट जो होता है, दूसरा परमेबिलिटी उसकी मेम्ब्रेन कितनी उसको फेवर कर रही है, उसके बाद जितनी टाइम वो मेम्ब्रेन से इन कॉन्टैक्ट रहता है ट्यूब्यूल्स के अंदर जितनी देर रहता है, ये चीज़ें फेवर करती हैं। उसके अलावा कुछ सोडियम जो होता है वो वैसे भी लीक आउट हो जाता है, मतलब बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर सेल के अंदर जितने भी जंक्शन अगर लूज़ हैं या टाइट हैं उसके मुताबिक वो लूज़ हैं, तो वो दोबारा लीक आउट होकर दोबारा अंदर आ जाता है। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि वाटर रीअब्ज़ॉर्प्शन भी सोडियम की मदद से होती है, और बाकी ये भी एक रूल है जनरल सा, जहाँ भी सोडियम मूव करेगा ना, वाटर भी उसके साथ उधर ही मूव करेगा। बाकी एक्वापोरेन्स होते हैं, हमें पता है, वही जो अभी हम सेल्स पीछे पढ़ के हैं उनके अंदर एक्वापोरेन्स होते हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्वेंट ड्रैग, जहाँ भी मतलब सोडियम जा रहा है तो वाटर भी लेके जा रहा है, वाटर जा रहा है तो वो अपने साथ कुछ सॉल्वेंट वगैरह को भी लेके चला जाता है, तो वो भी एक टाइप ऑफ हमारे पास मदद ही है, जिसकी मदद से तरीका है जिसकी मदद से वाटर की हेल्प के ज़रिए हम सॉल्वेंट्स को दोबारा रीअब्ज़ॉर्ब करा सकते हैं। इसके बाद ये जो चीज़ें क्लोराइड, यूरिया है और ये सारे ये जो सारी चीज़ें हैं ये पैसिवली रीअब्सॉर्ब होती हैं, क्योंकि यूरिया हमने ज़्यादातर एक्सक्रीट कराना होता है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अगर सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन बढ़ रही है तो मतलब सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन हो रही है तो वाटर की भी रीअब्सॉर्प्शन होगी उसके साथ ही, ज़ाहिर सी बात है, जहाँ सोडियम जाता है वाटर भी उसको फॉलो करता है। और ल्यूमेन के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ल्यूमेन के अंदर सोडियम चला गया है सेल के अंदर, तो ल्यूमेन के अंदर तो नेगेटिविटी आएगी ना, और वाटर भी रीअब्सॉर्ब हो गया, तो ल्यूमेन के अंदर फिर सिर्फ कैल्शियम बढ़ गया है। अब कैल्शियम, और ये सारे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कैल्शियम वगैरह कैसे रीअब्सॉर्ब होता है। कैल्शियम अब बढ़ गया ल्यूमेन के अंदर, तो ल्यूमेन के अंदर यूरिया कंसंट्रेशन भी बढ़ गया है, वाटर भी निकल गया, सोडियम भी निकल गया, पीछे क्या बचा, कैल्शियम बच गया, और सॉरी क्लोराइड क्लोराइड बच गया, और क्या कहते हैं यूरिया, क्लोराइड बच गया और यूरिया बढ़ गया, जो कि सोल्यूट्स हैं। और
फिर इसके बाद होगी पैसिव यूरिया रीअब्सॉर्प्शन और पैसिव क्लोराइड रीअब्सॉर्प्शन, इस सारे चीज़ों के बाद। इसके बाद अगले पेज से अलग-अलग बताया गया कि किस-किस चीज़ में रीअब्सॉर्प्शन होती है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में किस तरह होती है, फिर उसके बाद लूपोफाइलम में, और फिर उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स वगैरह में कैसे होती है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स के अंदर ब्रश बॉर्डर होता है, वही बात है। मतलब इधर ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्सॉर्प्शन होती है, मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होनी होती है वाटर वगैरह की, और इधर क्या कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा होनी होती है, सोडियम की भी रीअब्सॉर्प्शन होनी होती है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी इधर बहुत ज़्यादा होते हैं इसके सेल्स के अंदर। और यहाँ पे मेन चीज़ लिखी हुई है कि जो फर्स्ट हाफ होता है ना प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स का, उधर ये रीअब्सॉर्ब होता है सोडियम वगैरह को, सोडियम रीअब्सॉर्ब हो जाता है को ट्रांसपोर्ट के साथ ग्लूकोज और अमाइनो एसिड के साथ, और जो सेकंड हाफ होता है ना उधर रीअब्सॉर्ब होता है ग्लूकोज और अमाइनो एसिड वगैरह, क्योंकि वो भी रीअब्सॉर्ब होने होते हैं, वहाँ वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, इसके बाद एक और चीज़ है कि जो कुछ एसिड वगैरह होते हैं ना, वो हम कहते हैं वैसे ही मतलब एक साथ एक्सक्रीट करना चाह रहे होते हैं, तो उनकी हम अलग से एक्सक्रीशन करने लग जाते हैं। पहले तो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें रीअब्सॉर्ब कर दी, अब कुछ चीज़ें रीअब्सॉर्ब नहीं मतलब वो जीएफआर में नहीं आ पाई थी, फिल्टर आउट नहीं हो पाई थी, तो वो हम एक्स्ट्रा एक्सक्रीट कर देते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू, कि तुम इसे भी लेके जाओ, ये भी हमें नहीं चाहिए। वो एसिड्स वगैरह बेसिस वगैरह कुछ चीज़ें हैं, और ये कुछ हार्मोन्स हैं जो कि इसके बाद लूपोफैनले आ जाता है। लूपोफैनले के अंदर मतलब 2 पार्ट होते हैं, थिन लूपोफैनले का पार्ट होता है, डिसेंडिंग थिन लूपोफैनले, असेंडिंग थिन लूपोफैनले, उसके बाद असेंडिंग थिक लूपोफैनले, जो ये सारा थिन लूपोफैनले है ना, असेंडिंग भी और डिसेंडिंग भी इसके अंदर ब्रश बॉर्डर कोई नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी थोड़े-थोड़े होते हैं, और इसके अंदर वैसे रीअब्सॉर्प्शन वाटर थोड़ी बहुत हो ही जाती होती है। बल्कि इसके अंदर रीअब्सॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो लूपोफैनले होते हैं ना, ये हमारे पास हमने पहले भी पढ़ा था कि ये कंसंट्रेशन को बढ़ाने के अंदर काम आता है, कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए काम आता है, इसलिए रीअब्सॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है वाटर की। उसके बाद थिक लूपोफैनले आ जाता है, जो असेंडिंग थिन लूपोफैनले के बाद थिक लूपोफैनले, उधर वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कोई नहीं होती, लेकिन उसके अंदर ये सोडियम एटीपीएस पंप्स वगैरह होते हैं, और यहाँ पे एक स्पेशल किस्म का भी क्या कहते हैं हमारे पास पंप होता है, जिसका नाम होता है 1 सोडियम 2 क्लोराइड एंड 1 पोटेशियम, जो कि इकट्ठा इन एक सोडियम को, 2 क्लोराइड को और एक पोटेशियम को इकट्ठा सेल के अंदर भेज देता है। और ये डायग्राम की मदद से हमने पढ़ लेना कि ये वाले जो नाम लिखे हुए हैं ड्रग्स के, ये इसको ब्लॉक करते हैं, और ये यहाँ पे लिखे हुए हैं अंदर। इसके बाद अगर हम डिस्टल ट्यूब्यूल्स के ऊपर आएँ, तो ये मतलब डिस्टल ट्यूब्यूल्स जो कि असेंडिंग लूपोफैनले वो डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर खुलता है, और उसके जो फर्स्ट पोर्शन होता है ना, उसको मेकुला डेंसा कहते हैं। मेकुला डेंसा जो कि जुक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स को एक पार्ट है, और फीडबैक कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है जीएफआर को, और ये मेनली डाइल्यूटिंग सेगमेंट है। इसके अंदर भी वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होता, इसी वजह से ये डाइल्यूटिंग सेगमेंट है, लेकिन आयंस वगैरह रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, सिर्फ उसकी तरह ही जो थिक लूपोफैनले ना, उसकी तरह आयंस वगैरह रीअब्सॉर्ब होते हैं, तो लेकिन ज़ाहिर सी बात है फिर वो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, लेकिन वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, तो डाइल्यूटिंग ही रहेगा। और ये एक ड्रग है जो कि थियाज़ाइड डायूरेटिक्स व्हिच आर वाइडली यूज्ड टू ट्रीट डिसऑर्डर सच एज हाइपरटेंशन टू इनहिबिट सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट, की भी याद रखनी है। बाकी ये डिस्टल ट्यूब्यूल्स का अगला वाला पार्ट और कोर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो हैं, ये परमेबल होते हैं वैसे थोड़े बहुत, लेकिन इसके अंदर जो है ना 2 टाइप के सेल होते हैं, एक प्रिंसिपल सेल होते हैं और एक दूसरे होते हैं इंटरकलेटेड सेल्स। यहाँ पे सोडियम रीअब्सॉर्ब होता है, और डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स वही पार्ट है जिसके ऊपर एडीएच हार्मोन जो है वो खास तौर पे, बल्कि एल्डोस्टेरोन खास तौर पे एक्ट करता है, और एडीएच वगैरह भी, ताकि उधर से वाटर की रीअब्सॉर्प्शन और सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन हो सके। अब सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन इधर करानी है, तो सोडियम का जो मतलब जाहिर सी बात है सोडियम एटीपीएस पंप वगैरह लगे होंगे, उनके लिए ये एक तो थियाज़ाइड डायूरेटिक उसको इनहिबिट करता है सोडियम क्लोराइड की को ट्रांसपोर्ट को, और दूसरे यहाँ पे बाकी वाले ये सारे नाम लिखे हुए हैं, ये भी याद करने वाले हैं, जो कि एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक कर देते हैं। ये वाले जो ऊपर वाले लिखे हुए ना, ये एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक करते हैं एक साइड के ऊपर। ये ऊपर वाले जो सारे ड्रग्स लिखे हुए हैं, ये कम्पीट करते हैं एल्डोस्टेरोन के ऊपर, एल्डोस्टेरोन के साथ रिसेप्टर साइट के लिए, और उसे इस तरह ब्लॉक करते हैं कि जो नीचे वाले दोनों लिखे हुए हैं, ये उसको इनहिबिट कर देते हैं सोडियम की एंट्री को ही सेल के अंदर। इसके बाद इंटरकलेटेड सेल 2 टाइप के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। ये हमारे पास एसिड बेस रेगुलेशन करते हैं बॉडी के अंदर, मेनली टाइप ए जो वाले जो होते हैं वो टाइप ए वाले जो होते हैं वो सीक्रेट करते हैं हाइड्रोजन को, और जो दूसरे हैं टाइप बी वाले सेल्स, वो हमारे पास ये करते हैं कि वो बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट करते हैं, और बाइकार्बोनेट को जो एक्सक्रीट करते हैं उस वाले रिसेप्टर का नाम भी यहाँ पे स्पेशल है पेंड्रिन, ये भी याद रखना है। टाइप बी सेल्स के अंदर, इंटरकलेटेड टाइप बी सेल्स के अंदर जो बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट करते हैं उनका नाम है पेंड्रिन। और ये मतलब जब बॉडी एल्कलोटिक होगी तो फिर ये वाले टाइप बी वाले काम करेंगे, और जब एसिडिक हो जाएगी तो फिर ये एसिड एक्सक्रीट करना होगा हमने ल्यूमेन के अंदर, ताकि बॉडी से निकल जाए, तो वो ये वाला टाइप ए वाला सेल इस्तेमाल होगा। और ये दोबारा यहाँ पे जो ये 2 ब्लॉकर लिखे हुए हैं कि कौन से वाले को ब्लॉक करता है, ये भी यहीं से याद कर लेंगे। इसके बाद मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स एक होती है और एक होते हैं कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स। मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट जो मेडुला के अंदर होती है उनके अंदर से यूरिया जो है ना वो रीअब्सॉर्ब हो पाता है, जबकि कॉर्टिकल वालियों के अंदर से नहीं हो पाता, और ये बात याद रखने वाली। और दूसरी बात ये है कि ये कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर ही एडीएच एक्ट करता है, जो कि वाटर को रीअब्सॉर्ब कराता है, जो कि फिर कंसंट्रेट करने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरी बात ये है एक और, कि ये ऑल्सो एक और काम करता है, ये हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन करता है, और एसिड बेस रेगुलेशन के अंदर भी पार्ट करता है। ठीक है। बाकी रेगुलेशन ऑफ ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन किस-किस वजह से होती है? मल्टीपल नर्वस, हार्मोनल और लोकल कंट्रोल मैकेनिज्म होते हैं। लोकल कंट्रोल मैकेनिज्म में ये आ जाता है कि मतलब आपने अगर ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपने उसका बढ़ा दिया है, रेट बढ़ा दिया है, मतलब लोड बढ़ा दिया, अगर ट्यूबुलर लोड वगैरह बढ़ा दिया आपने, जो आर्टरीज़ के अंदर से एफरेंट आर्टरीज़ के अंदर से जो ब्लड आ रहा था वो ज़्यादा हो गया, या एंजियोटेंसिन 2 ने एक्ट कर लिया और इफरेंट को बंद कर दिया, और उधर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया, लोड ज़्यादा हो गया, तो जीएफआर बढ़ जाएगा। जीएफआर बढ़ जाएगा तो फिर मतलब रीअब्सॉर्प्शन का रेट वगैरह बढ़ जाएगा, सारी चीज़ें ज़्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी। वैसे भी जीएफआर ज़्यादा होगा तो आगे रीअब्सॉर्प्शन ज़्यादा होगी। बाकी यहाँ भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोलाइडर प्रेशर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज़ाहिर सी बात है जो आर्टरी है उसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो उसके अंदर फिर ज़्यादा उससे रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगी। उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा जब वो डाइल्यूट कंडीशन में होगी।
तो उसके अंदर से रीअब्ज़ॉर्प्शन वगैरह ज़्यादा हो जाएगी। और अब इसके बाद है, हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट है कि ये डेफिनेशन पिछले चैप्टर में भी थी और यहाँ भी है कि आर्टेरियल प्रेशर की जब बढ़ जाता है तो प्रेशर नाइट्रोयूरेसिस और प्रेशर डायूरेसिस हो जाता है। इनका मतलब ये होता है कि जब आर्टेरियल प्रेशर बढ़ गया ना तो सोडियम की रीअब्ज़ॉर्प्शन, वाटर की रीअब्ज़ॉर्प्शन बढ़ जाती है। इसके बाद यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई क्योंकि बढ़ती है। एक तो एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन की वजह से बढ़ती है, एक तो सोडियम की इंटरनलाइजेशन की वजह से बढ़ जाती है, सोडियम वैसे ही अंदर ज़्यादा हो जाता है, एक जीएफआर ऑटो रेगुलेशन किसी वजह से खराब हो जाती है, किडनी की कोई डिजीज़ होगी, कोई और डिजीज़ होगी है तो जीएफआर फिर ज़्यादा फ़िल्टर आउट हो रहा है जिसकी वजह से ज़्यादा फिर सोडियम रीअब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। और दूसरी है आर्टेरियल प्रेशर अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो उसकी मदद से भी परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद अगले 2 पेजेज़ पे बस हार्मोन्स हैं और ये एक बार रीड करने वाली चीज़ है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? एल्डोस्टेरोन सोडियम की रीअब्ज़ॉर्प्शन करता है और यहाँ पे 2 डिजीज़ लिखी हुई हैं। अगर तो एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा तो सोडियम की रीअब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो पाएगी जिसकी वजह से एडिशन डिजीज़ हो जाएगी। और अगर एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो जाएगा तो कौन डिजीज़ हो जाएगी जिसकी वजह से सोडियम की कमी हो जाएगी बॉडी में और पोटेशियम की एक्सेस हो जाएगी। क्योंकि एल्डोस्टेरोन का काम होता है सोडियम को रीअब्ज़ॉर्ब कराना और पोटेशियम को वापस एक्सक्रीट कराना। इसलिए एल्डोस्टेरोन को कहा जाता है कि ये सोडियम को रेगुलेट करने से ज़्यादा पोटेशियम की रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये पोटेशियम को बॉडी से निकालने की मदद करता है निकालने में। इसके बाद एंजियोटेंसिन 2 का रोल है। एंजियोटेंसिन 2 वहाँ पे इफेक्ट करता है, एफरेंट आर्टरियोल पे इफेक्ट करता है, ये इफरेंट पे सॉरी एफरेंट पे रोल प्ले नहीं करता। और ये एटीपीएस सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप्स को स्टिमुलेट करता है, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज कराता है, सोडियम बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट कराता है। ये सारी चीज़ें सिर्फ इस टेबल में लिखी हुई है। ये टेबल फुल अच्छी तरह से याद कर लेना है क्योंकि इसमें सारे हार्मोन्स को, ये 4-5 ये हैं कि कौन सा क्या काम करता है वो लिखा है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, एडीएच हार्मोन जो है ना उसके अंदर एक कंडीशन हो जाती है, अगर वो ज़्यादा एक्सक्रीट ना हो पाए और वाटर को कंजर्व ना कर पाए तो डाइल्यूट यूरिन बनने लग जाता है जिसमें वाटर ज़्यादा बॉडी से निकलने लग जाता है और वेस्ट होने लग जाता है। उसको कहते हैं डायबिटीज इंसाइटस। ये स्पेसिफिकली वी2 रिसेप्टर के ऊपर लगता है, लेट डिस्टल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर। हाँ, उसके बाद सेकेंडरी जो हमने मैसेंजर पढ़े थे जी प्रोटीन वगैरह, उसी तरह साइक्लिक एडिनोसिन मोनो साइक्लिक एएमपी वगैरह फॉर्मेट करता है की फॉर्मेशन करता है, एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट करता है और इससे बाकी स्टिमुलेशन हो सकती है एक्वापोरेंस की। और एक्वापोरेंस जब स्टिमुलेट होते हैं फिर वाटर एब्जॉर्ब होता है। हाँ, और बेसोलेटरल साइड के ऊपर ये पड़े होते हैं। ये बाकी 2 भी हैं, AQP3, AQP4, ये बेसोलेटरल साइड के ऊपर पड़े होते हैं। बेसोलेटरल साइड कौन-सी होती है जब हमने शुरू में पढ़ा था, तो ये अगर ल्यूमेन था, ये ल्यूमिनल साइड होगी, ये बेसोलेटरल साइड होगी, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ गया और उसके बाद पेरिटिबुलर कैपिलरीज़ आ गई। हाँ, ये एएनपी हार्मोन एक और है, इसका भी रोल आ जाता है और ये पैराथायरॉइड हार्मोन से कैल्शियम की रीअब्ज़ॉर्प्शन कराता है। एएनपी ये करता है कि आर्टेरियल प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो फिर ये यूरिन, इसको लगता है कि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अगर आर्टेरियल प्रेशर बढ़ गया किसी और वजह से भी, अगर कोई ऐसा हो गया कि हार्ट की डिजीज़ हो गई फिर भी आर्टेरियल के अंदर प्रेशर बढ़ गया तो ये बॉडी के अंदर से जीएफआर बढ़ा देता है और फ्लूइड जो है ना वो वेस्ट करने लग जाता है। जो कि मतलब इसको लगता है कि हमारा जो बॉडी का प्रेशर है ना या ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ गया तो अब उसे कम करना चाहिए। ये काम करता है। उसके बाद सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये करता है कि डिक्रीज़ कर देता है सोडियम की और वाटर की एक्सक्रीशन को और कंस्ट्रिक्टिंग द आर्टरियोल्स की मदद से। बाकी ये रीनल क्लीयरेंस की हमने एक डेफिनेशन याद करनी है, फ़ॉर्मूलाज़ याद कर लेने हैं, बस इतना ही है।